देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। एनर्जी और टेक शेयरों की बदौलत अमेरिकी बाजारों में 0.5% तक की तेजी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा नेस्डेक, डाउ जोन्स 17,900 के पार। SGX निफ्टी में अच्छी मजबूती। अमेरिका में भंडार के आंकड़ों से पहले कच्चे तेल में दिखा उछाल, लेकिन मौजूदा मजबूत डॉलर से लगातार 5वें दिन फिसला सोना, भाव सवा $1,100 के नीचे। अनुमान पर खरे उतरे टेक महिंद्रा के नतीजे, मुनाफे में 16% का उछाल। पावर ग्रिड और DLF के भी अच्छे नतीजे, लेकिन गेल ने किया निराश। आज आएंगे अशोक लेलैंड, बाटा इंडिया के नतीजे। अशोक लेलैंड का मुनाफा दोगुना होने और बाटा का मुनाफा 7% बढ़ने की उम्मीद। रिलायंस इंफ्रा के नतीजों पर भी होगी नजर। 5 शेयरों में कॉल ड्रॉप के टेस्ट में टेलीकॉम कंपनियां हुई फेल। ट्राई के ड्राइव टेस्ट में स्टैंडर्ड से ज्यादा पाए गए कॉल ड्रॉप। और रतन टाटा ने सफीर भाटिया की टेलीकॉम कंपनी सबसे टेक्नोलॉजीज में किया निवेश। राकेश झुनझुनवाला भी स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले फंड में करेंगे निवेश। दुनिया भर के बाजारों से आज है फिर से मजबूती के संकेत, और कल 6 दिनों की कमजोरी के बाद भारतीय बाजार फाइनली उतार चढ़ाव के बीच हरे निशान में बंद हुए। आज 8,100 के करीब फिर से शुरुआत होने की संभावना। बड़ा सवाल है कि क्या हम बेहतर मजबूती दिखा पाएंगे, 8,100 के पार टिक पाएंगे। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा कि नतीजों पर ज्यादा रिएक्शन रहेगा, और यही हाल हमने कल भी मार्केट में देखा था। जहां पर अच्छे नतीजे थे तो बाजार ने उसे थम्स अप दिया। 8,060 पर दिन की समाप्ति देखने को मिली, लेकिन आज संकेत पूरे हैं कि हम 8100 के ऊपर खुलेंगे, और वहां पर उम्मीद यही है कि टिक पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। डिम्पी कालरा हमारे साथ हैं बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कितनी रौनक है और उसका कितना फायदा भारत को मिल सकता है। डिम्पी। हर्षिता, जो आप SGX निफ्टी में भी आंकड़े देख पा रहे हैं, बिल्कुल यूएस की तरह यूएस की बदौलत है, क्योंकि यूएस के अंदर हमने तेज बढ़त वापस बनते हुए देखी है। ऐसे में टेक और एनर्जी के जो शेयर्स में उसमें काफी अच्छी वापस बाइंग आते हुए देखी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चे तेल में जो मजबूती दिखी वायदा के अंदर 3.5% का, उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिला। असल में ब्राजील में वर्कर्स की हड़ताल की वजह से दुनिया भर के अंदर देखें कच्चे तेल के अंदर वापस एक उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूएस मार्केट्स के अंदर अगर आप ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो फैक्ट्री ऑर्डर्स में हालांकि 1% की गिरावट जरूर आती हुई दिखी है। ये गिरावट लगातार दूसरे महीने है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा आउट परफॉर्म किया है। लेकिन उसके बावजूद आईटी और टेक शेयर्स की मजबूती हमें खासकर यूएस मार्केट्स में स्पेशली देखने को मिली, जहां पे डॉ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 सभी के अंदर एक अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट एक करीब 0.5% के आसपास की मजबूती थी। तो यहां पे एक अच्छा मोमेंटम यूएस के अंदर बना। यही मोमेंटम हमने यूरोप के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखा है। कि अगर आप यूरोपियन बाजार को देखें तो यूबीएस और स्टैंडर्ड चार्टर्स के जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद थोड़ी सी निराशा हो गई थी, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्स के नतीजे ठीक नहीं थे। यूबीएस के नतीजे तो ठीक थे, लेकिन गाइडेंस उसकी थोड़ी ठीक नहीं थी। उसके चलते थोड़ा प्रेशर था। लेकिन एनर्जी और टेक शेयर और साथ ही कच्चे तेल की बदौलत यूरोपियन बाजारों में भी मजबूती आती है। देखिए कैक, डैक्स एंड फुटसी सभी आप देखेंगे करीब 0.25% से मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देते हुए दिखे। इसके अलावा शेल ने भी बोला है कि अपने थोड़े खर्चे कम कर देगा, अपनी कॉस्टिंग को थोड़ा कम करेगा। इसका थोड़ा प्रेशर जरूर था, लेकिन काफी हद तक एडजस्ट होता हुआ दिखा कल के पूरे मार्केट के अंदर। कल स्ट्रांग मोमेंटम के साथ खुले थे, लेकिन दोपहर होते होते थोड़ी कमजोरी, लेकिन बाद में लास्ट ट्रेड के अंदर फिर से एक पुल बैक के साथ हमने यूरोपियन बाजार को बंद होते हुए देखा है। अब सीधा चलते हैं एशियन मार्केट्स की तरफ। आज SGX निफ्टी काफी अच्छे संकेत दे रहा है, लेकिन अगर आप एशियन मार्केट्स में भी देखें तो ये भी अब पीछे नहीं है, और यहाँ पे ज्यादातर बाजार अब 1% से 0.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उल्टा हैंसेंग तो अब 2.5% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है। निकाई के अंदर भी 2% से ज्यादा की बढ़त अब यहाँ पे आती हुई दिखी है। दो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान देने वाली, जो है पहला चाइना के 6.5% GDP के जो आंकड़े हैं, उनके खुद राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर इस ग्रोथ को मिलती है तो चाइना अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकता है अगर 6.5% की GDP इसको मिलती है। इसके अलावा थाईलैंड में भी अब मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आज विचार होगा। इसके अलावा जापान में एक पोस्ट होल्डिंग की जो लिस्टिंग हुई है वो बेहतर लिस्टिंग रही है। इस सभी ने कुल मिला के एशियन मार्केट्स के सेंटीमेंट को भी इंप्रूव किया है। चलिए, एशियाई बाजारों का
माहौल काफी अच्छा है और उसका पूरा फायदा भारत को भी मिलेगा। शुक्रिया डिम्पी इस जानकारी के लिए। काफी ज्यादा तेजी अनिल, क्योंकि 7 बजे में एशिया ने इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया था। जैसे जैसे दिन चढ़ा है वहां पर भी हम देख रहे हैं 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त आई है। 600 पॉइंट ऊपर है, 650 पॉइंट हैंगसेंग, इतनी जबरदस्त तेजी है। निक्के तो समझ में आता है कि कल छुट्टी थी तो 2 दिनों की तेजी पर वो उछल रहे हैं कि अमेरिका से सीधा कोरिलेशन है जापान के बाजारों का, लेकिन हांगकांग के बाजारों में इतनी बेहतरीन तेजी और आप एसएक्स 50 में उसी का असर देख रहे हैं। लेकिन 2 बातें इसमें खास तौर से है। पहला तो ये कि चीन के प्रेसिडेंट की तरफ से जो कल देर शाम बयान आए थे वो काफी अहम है और उनका ये कहना है कि 2020 तक वो 6-6.5% की ग्रोथ रेट मेंटेन करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट कमोडिटीज की कीमतों को सहारा देने के लिए काफी पॉजिटिव कहा जाना चाहिए। दूसरा, ब्राजील में जो हड़ताल हुई है जिसके चलते कच्चे तेल के दामों में उछाल आया है और जनरली अभी ट्रेंड ये है कि कच्चे तेल के दामों में उछाल पर बाजार खुश होते हैं। हालांकि ये उछाल फंडामेंटल रीजन से नहीं है, कुछ टेम्पोररी रीजन है कि हड़ताल हो गई उस वजह से वहां पर ये हुआ है, तो लेकिन है पॉजिटिव। तो उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट्स का एक अच्छा असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। और वैसे भी दुनिया भर के बाजार आप देखिए अहम स्तरों से एक ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, तो एक करेक्शन पूरा करके वहां जो ऊपर आने की जो कोशिश थी वो ऐसा लग रहा है कामयाब होती हुई दिख रही है। और जिस तरह से एशियाई बाजार बड़ा उछाल दिखा रहे हैं, सोने के दाम महीने भर के निचले स्तरों पर है और हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, तो काफी हद तक लोगों के लिए एक अच्छी खुशी की बात है कि सस्ते दाम पर उन्हें फिर से सोना मिल रहा है। और दूसरी बात है कि डॉलर की मजबूती लगातार बन रही है। हालांकि शेयर बाजारों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं कि डॉलर मजबूत रहे, लेकिन फिर भी ठीक है। इस वक्त ओवरऑल जो हम फैक्टर्स देख रहे हैं वो इस तरफ है कि कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट्स में जो मजबूती है उसका फायदा उठाने के लिए हम तैयार हैं। खासतौर से थोड़े से आंकड़े भी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेहतरीन शुरुआत हुई है आज एशिया की, उसका फायदा मिलेगा। अनिल, जिस तरह के ट्रेंड्स हम देख रहे हैं FIIs के रहे हैं, भले ही यहाँ पर कल के सत्र में कैश में बिकवाली का दबाव देखने को मिला हो, लेकिन वायदे बाजार के नंबर्स कुछ बेहतर हैं, तो क्या वो शॉर्ट की जो पोजीशंस FII बना रहे थे उस पर लगाम लग रही है? हाँ, मंदी करना बंद किया है, ये संकेत साफ दिख रहा है। और हर्षला, अच्छी बात यह कि आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए 400 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 125 करोड़ के आसपास की खरीदारी, तो दोनों ही आंकड़े पॉजिटिव साइड में वायदा कारोबार में। और मैं वायदा कारोबार के आंकड़ों को शॉर्ट टर्म के लिहाज से ज्यादा अहमियत देता हूं और कैश मार्केट के आंकड़ों को थोड़ा मीडियम टर्म के लिहाज से, क्योंकि होता ये अगर FIs को बिकवाली या खरीदारी की शुरुआत करनी है तो पहले वायदा कारोबार से शुरुआत होती है और उसकी वजह यह कि वायदा कारोबार ज्यादा लिक्विड है, वहां पर सौदे बड़े आसानी से हो सकते हैं, दिग्गज शेयर है और FIs का ज्यादा इंटरेस्ट उन्हीं शेयरों में होता है जो दिग्गज शेयर है या फिर वायदा कारोबार में। उस लिहाज से अगर उन्होंने कल के सेशन में, जबकि ऐसा नहीं कि कल कोई बहुत मजबूत हो गए हो, मुश्किल से 10 पॉइंट ऊपर हम निफ्टी में मुश्किल से हरे निशान में बंद हुए हैं, और ऐसे में अगर FIs खरीदारी कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकता। कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा जरूर है 450 करोड़ का, सामने 350 करोड़ की डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदारी की है, तो वो आंकड़ा बदलने में शायद वक्त लगे या हो सकता है वो बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद FIs अपना रुझान बदले कि अब उन्हें खरीदारी कैश मार्केट में फिर से शुरू करनी है या नहीं। लेकिन एटलीस्ट ये संकेत साफ दिख रहा है कि अब आपके लिए चुनाव के नतीजों के पहले बड़ा खतरा थोड़ा सा टलता हुआ दिख रहा है। जो नीचे की रिस्क पिछले 2 दिनों में खुल रही थी ना बाजार के लिए कि 8000 के नीचे फिसल सकता है, 7800 की तरफ जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, लेकिन शायद वो जाए तो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के बाद या चुनाव के रिजल्ट्स के बाद जाए, उससे पहले जाने की जो रिस्क थी वो कम होती हुई दिख रही है। तो आंकड़े काफी बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं, और उस लिहाज से आज आपके लिए कहते हैं ना कि डबल फैक्टर है, एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, दूसरी तरफ आंकड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती, इससे बढ़िया आपको वक्त मिल नहीं सकता कि आप 8100 के ऊपर खुलकर टिक पाए। यानी कि फिर आज वायदे बाजार की जो पोजीशंस होंगी वो 8100 के ऊपर की ही पोजीशन ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दे सकती है, क्या उम्मीद करना ठीक है? आज के लिए 2 लेवल्स आपके लिए अहम है। पहला तो 8100 का, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि 8100 के नीचे है तो आप मंदी में रहिए और 8100 के ऊपर है तो तेजी में रहिए, और कल वही देखा कि आप देखिए 8100 पर खुले, वहां पर हम पहुंचे, अटेम्प्ट किया लेकिन टिक नहीं पाए, तो कल दिन भर माहौल, भले हम हरे निशान में बंद हुए लेकिन माहौल कोई बहुत तेजी का था नहीं, सुस्ती वाला या कमजोरी का माहौल ही था। क्योंकि आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम ऊपर खुलेंगे, तो ऐसे में एक बात तय है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा और थोड़ी खरीदारी होती हुई दिखेगी, और शुरुआती घंटे में हम 8100 के ऊपर टिक गए जिसकी संभावना पूरी दिख रही है, तो फिर आपको बाजार और ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखेगा, अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी इजीली। अब जो लेवल्स 2 अहम है आपके लिए अब से लेकर चुनाव के नतीजों तक, नीचे की तरफ 8000 सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है, और जब तक 8000 न टूटे
घबराने की जरूरत नहीं। ऊपर की तरफ 8,200 8,250 तक की एक अपसाइड खुलती हुई दिख रही है। बाकी वायदा कारोबार के आंकड़ों में कोई खास बदलाव है नहीं। बैंक निफ्टी अभी भी सुस्ती दिखा रहा है, ठीक निफ्टी की तरह। तो बैंक निफ्टी पर एक ब्रेकआउट होना जरूरी है 17,600 के पार, और वो मिले तो फिर आप बाजार को ज्यादा अच्छी तेजी से भागते हुए देखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7,900 के पुट से थोड़ा नीचे 7,800 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है, लेकिन मैं बजाय एक लेवल के ये कहूंगा कि अब से लेकर नतीजों तक 7,800 से 8,000 ये वो रेंज है जो बाजार बहुत अच्छे से पकड़ के रखने वाला है, आसानी से तोड़ेगा नहीं। और अब यही देखना कि अपसाइड ग्लोबल मार्केट्स के दम पर कितना बन पाती है। लेकिन एक संकेत साफ है वायदा कारोबार के आंकड़ों में भी, वो ये कि एफआईएस चूंकि बिकवाली नहीं कर रहे हैं और 8,100 के पार आप जब खुलेंगे तो मजबूती और बढ़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ, यानी कि खरीदारी का दिन आज साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज ओपनिंग ट्रेड में आप कितनी तेजी में उतरेंगे, इस पर करेंगे बात। 8152 पर एसजेएक्स निफ्टी अब आता हुआ लगभग 80 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और आज नतीजे आएंगे अशोक लेलैंड, बाटा जैसे मिड कैप कंपनियों की। तो यहाँ पर उम्मीद क्या है, ये सब आपके लिए हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत काफी तेजी के हैं और इसका पूरा फायदा आज भारतीय बाजारों में शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में खुलते ही अनिल कितनी तेजी में आ जाना चाहिए? 8,100 के ऊपर खुलेंगे। और आज के लिए मेरा एक्चुअली लेवल भले ट्रेंड डिसाइडर के लिए आज से 8,100, लेकिन जो टारगेट निफ्टी के हैं वो है 8,125 और 8,175। तो 8,125 8,100 के आसपास हम खुलेंगे। वहां से 50-75 पॉइंट की तेजी निफ्टी पे और आसानी से बनती हुई दिखेगी। और अगर ग्लोबल मार्केट आपको एक दिन और सपोर्ट देंगे तो फिर आप हो सकता है इलेक्शन के रिजल्ट के पहले 8,250 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, वहां तक जाने की कोशिश होगी। तो रुझान पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बैंक निफ्टी 17,600 के पार निकलते ही फिर पूरी तरह से तेजी में आ जाए। हाँ, उसके ऊपर टिक जाए, थोड़ा सा वो देख लें कि 17,600 के पार निकल के टिक रहा है या फिर वहां से फिर से घूमता है। 17,200 बैंक निफ्टी जब तक न तोड़े घबराने की जरूरत नहीं, बाजार भी मजबूत रहेगा और बैंक निफ्टी भी मजबूत रहेगा। दूसरी बात ये होगी। अब जहां तक आज की रणनीति का सवाल है, 8,100 के ऊपर खुलेंगे। ऐसे में आप शॉर्ट न रहें, अपनी शॉर्ट पोजीशन कम से कम, और खासतौर से अगर आपने सिर्फ बीटीएसटी के तौर पर यानी कि कल अंत में शॉर्ट पोजीशन बनाई आज कवर करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए रिस्क बढ़ेगी, तो शॉर्ट काट लेने में समझदारी है। अब जो आज स्टॉप लॉस आपका जो होगा 8,025 8,050 की रेंज ऐसी है जहां उसके नीचे बाजार अब जाएगा नहीं इतनी गैप अप ओपनिंग होने के बाद। तो आपके लिए नीचे की जो रिस्क है ना वो कम होती दिख रही है और धीरे धीरे बेस थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, जो कि आप मान सकते हैं कि 8,050 को स्टॉप लॉस मान लें और फिर आप अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहें। तो ओवरऑल मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि 6 दिनों की कमजोरी, कल सीमित दायरे में उतार चढ़ाव, हरे निशान में क्लोजिंग और आज 8,100 के ऊपर का ब्रेकआउट, ये आज का सार है। नतीजे कमोबेश अच्छे दिख रहे हैं कंपनियों के। आज मिड कैप्स के नतीजे हैं, लेकिन क्रूड एक बड़ा फैक्टर है जिस पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि क्रूड के दाम उछले तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऑयल मार्केटिंग कंपनी में दबाव दिखे, आईओसी को छोड़कर वहां शायद उतना दबाव नजर न आए। बाकी आपको क्रूड से जुड़े हुए सेक्टर्स वो एक्शन में रहेंगे, वहां पर आपके लिए आज ट्रेड करने के बेहतरीन मौके हैं। तो केन, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स आपको उछाल दिखा सकते हैं और यहां पर आपको तेजी के मौके ढूंढने चाहिए। चलिए, तो आज के लिए ट्रेड जो होगा वो तेजी का ही रहेगा और केन, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पर भी रहेगी नजर, जहां पर कच्चे तेल में तेजी का फायदा मिलेगा। इस बीच पीटीसी के नतीजे आ गए, जहां पर हमने देखा है आय कुछ घटी है, 3,521 करोड़ के आसपास पर आई है, लेकिन मुनाफे में हम देख रहे हैं हल्का सा इजाफा आता हुआ। दूसरी तिमाही में ये 96 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़ पर रही है। तो इस नतीजे पर भी नहीं रहेगी नजर, देखेंगे कैसे बाजार इन नतीजों को पढ़ेगा। लेकिन अशोक लेलैंड, बाटा इंडिया जैसे रिटेल ऐसी कंपनियां हैं जिसमें रिटेल निवेशकों का काफी इंटरेस्ट है, काफी भागीदारी है। आज इन कंपनियों के नतीजे आएंगे, क्या उम्मीद कर रहा है बाजार, ये समझ लेते हैं। वरुण हमारे साथ हैं और साथ ही सोनम मेहता भी। बताइए सोनम, अशोक लेलैंड से क्या उम्मीद करनी चाहिए, अच्छी तिमाही रहेगी? बिल्कुल, 2 क्वार्टर्स के आउट परफॉर्मेंस के बाद ये तिमाही भी कंपनी के लिए मजबूत रहेगी और वजह रहेगी कंपनी के वॉल्यूम्स, जहां पे कंपनी के वॉल्यूम्स में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है क्योंकि अशोक लेलैंड की बिक्री जबरदस्त चल रही है। दूसरे तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम से 47% की मजबूत बढ़ोतरी हुई है, जहां एमएचसीवी सेगमेंट से ही पूरी तरह सपोर्ट मिला। एमएचसीवी सेगमेंट में लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई थी। तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में जिस तरह का एक टर्न अराउंड आया है उसका पूरा फायदा अशोक लेलैंड को मिल
मिल रहा है। मार्जिन भी दूसरे ऑटो कंपनीज की तरह मजबूत रहेंगे कमोडिटीज के दाम में गिरावट के कारण, और साथ ही कंपनी काफी वक्त से कदम उठा रही है अपने खर्चों को कम करने के लिए, और इसी का फायदा भी कंपनी के मार्जिन को मिलता हुआ दिखाई देगा। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 61% की बढ़ोतरी तो मुनाफे में 160% का जंप देखने को मिलेगा। मार्जिन में 470 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने को मिल सकता है, मतलब 12% पे मार्जिन आ सकते हैं पिछले साल के 7.3% के मुकाबले। तो फिर से अशोक लेलैंड से एक बेहतरीन नतीजे देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा बाटा भी अपने नतीजे पेश करेगा, लेकिन कंज्यूमर डिमांड थोड़ी ढीली रही है, तो उसका असर अब शायद नतीजों में साफ रहेगा। वरुण, डेफिनेटली कंज्यूमर डिमांड जो स्लगिश रही है उसका नतीजों में आपको साफ असर देखने मिलेगा, और इसके लिए हमारा अनुमान है कि कंपनी के जो नतीजे वो काफी सुस्त रहेंगे, ग्रोथ काफी धीमी रहेगी। मैं 8.5% के आसपास कंपनी के आय में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। वहीं कंपनी के मार्जिन की बात करें तो वहां भी हम ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। दरअसल कंपनी के जो रेंट एक्सपेंसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के जो एड एक्सपेंसेस है उसमें भी बढ़ोतरी का यहाँ अनुमान है, और इसी के चलते कंपनी के मार्जिन में महज 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। 11.6% से बढ़ के ये 11.8% के आसपास आ सकते हैं, और इन सब फैक्टर्स के कारण कंपनी की जो मुनाफा है वो भी आपको सिंगल डिजिट में ही बढ़ते हुए नजर आएगा। करीब 7.6% के आसपास कंपनी के मुनाफे में आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। 39 करोड़ से बढ़ के ये 42 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो एक काफी सुस्त क्वार्टर आपको बाटा इंडिया से इस क्वार्टर में देखने मिल सकता है। ओके, तो दो बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स अशोक लेलैंड और बाटा इंडिया, दोनों से उम्मीदें हैं अच्छी। देखना होगा जिस तरह की स्टॉक प्राइस में तेजी दिखी है पिछले कुछ दिनों में, क्या इन उम्मीदों पर ये दोनों नतीजे खरे उतरेंगे, इस पर होगी हमारी नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए वो सारे शेयर जहां पर आज दिखेगा जबरदस्त एक्शन, खबरों के दम पर या फिर नतीजों के दम पर। टॉप 10 शेयर इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। किन टॉप 10 स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए ये समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारी रिसर्च टीम है, डिम्पी, वरुण और सोनम। शुरुआत डिम्पी आपसे। बिल्कुल, आज जब पहला शेयर होगा जिसमें टेक महिंद्रा, इस पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी बेहतर आए हैं, और इसकी आय या ये कहें सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखी है। आय, प्रॉफिटेबिलिटी, अन्य आय, साथ ही एबिट मार्जिन सभी के अंदर एक अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है 676 करोड़ से 785 करोड़, आय के अंदर भी 6615 करोड़ का आंकड़ा इस बार आया, और साथ ही अन्य आय भी बढ़ी है, और एबिटा भी बढ़कर 900 करोड़ के पार कर गया है। तो ये काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। गेल के नतीजों ने फिर से बाजार को निराश किया है। उम्मीद से कमजोर आए नतीजे, और सबसे ज्यादा दबाव मार्जिन के फ्रंट पर देखने को मिला है। 6% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले तिमाही के 8.3% के मुकाबले। यहां पर दबाव बना है इन्वेंट्री घाटे के कारण, क्रूड के दाम में आई गिरावट से, जहां पर इन्वेंट्री घाटा 700 करोड़ का इस बार कंपनी को हुआ है पिछले तिमाही के 380 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। साथ ही कंपनी के में अदर इनकम से कुछ मदद जरूर मिली मुनाफे को, लेकिन मुनाफा फिर भी उम्मीद से कमजोरी है। आय में 13% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफे में 4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सेगमेंट्स की बात करें तो हर एक सेगमेंट में एबिटा लेवल पर कंपनी ने बेहद ही खराब परफॉर्म किया है। सबसे अहम रहता है पेटकेम सेगमेंट, और पेटकेम सेगमेंट ने एबिटा लेवल पर एक घाटा दर्ज किया है। वही पावर ग्रिड ने भी बेहतरीन नतीजे पोस्ट किए। अनुमान था कि कंपनी के नतीजे बेहतर रहेंगे, लेकिन अनुमान से भी बेहतर नतीजे दरअसल कंपनी ने पोस्ट किया। अनुमान था कि कंपनी के आय में करीब 16.5% के आसपास की बढ़त देखने मिलेगी, लेकिन करीब 17.5% की बढ़त कंपनी की कुल आय में देखने मिली है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का अगर आप एबिटा मार्जिन भी देखें तो 200 बेसिस पॉइंट के आसपास वहां बढ़त देखने मिली, और अक्रॉस द सेगमेंट अच्छी खासा परफॉर्मेंस है। ट्रांसमिशन में अगर आप देखें तो रेवेन्यूज में बढ़त देखने मिली है, मार्जिन बेहतर है। कंसल्टेंसी, टेलीकॉम, हर एक जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर किया है। इसी के चलते कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 20.5% के आसपास की बढ़त देखने मिली है। 1200 करोड़ से बढ़ के ये 1450 करोड़ पे आया। तो एक बेहतरीन नतीजे पावर ग्रिड की तरफ से। डीएलएफ के तिमाही नतीजे भी बेहतरीन है। ऑपरेशनली आउटपरफॉर्म किया है, अपने खर्चों को कम करके कंपनी मार्जिन को सपोर्ट कर पाई है। 50.3% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल के 39.5% के मुकाबले। मुनाफे का आंकड़ा भी उम्मीद से बेहतर 21% की वहां पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आय में 7.5% की गिरावट दर्ज हुई है, जहां पर इस बार कंपनी के न्यू बुकिंग्स में फिर से एक गिरावट ही आई है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत बड़ी है कंपनी के लिए वो ये कि कंपनी का कर्ज इस बार दूसरे तिमाही में 1000 करोड़ से बढ़ गया है, अब 22,520 करोड़ पर आ गया है। और साथ ही अब कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब ब्याज पर खर्च मल्टी हाई पे है। 700 करोड़ रुपए का कंपनी लगभग ब्याज पर खर्च कर रही है, जिसका दबाव कंपनी के मुनाफे के आंकड़े पर काफी तौर से बन रहा है। साथ ही टाटा मोटर्स के अक्टूबर यूएस सेल्स के आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें बेहतरीन आंकड़े यहां पे आते हुए दिखे हैं। जेएलआर की कुल बिक्री जो है करीब 76% बढ़ी है, और ये आंकड़ा 4,650 को पार कर गया है। हालांकि लैंड रोवर की बिक्री जो है 97% बढ़ी है, लेकिन जैगुआर की जो बिक्री है मामूली इसमें करीब 1.5% का थोड़ी सी गिरावट ही दिखी।
वहीं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने अपने तीसरे तिमाही के नतीजे घोषित किए और नतीजे जो है वो हमारे अनुमान से काफी कम है और हर फ्रंट पे दरअसल कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया हमारे अनुमान के मुताबिक। डॉलर रेवेन्यू में अगर आप देखें तो करीब 3.1% की बढ़त देखने मिली, जबकि हमारा अनुमान था कि 4.1%, 4.2% के आसपास की बढ़त देखने मिलेगी। रूपी रेवेन्यू में 6% की बढ़त देखने मिली है। एबिटा मार्जिन कंपनी के बड़े जरूर है, 15.64% से बढ़ के 16.4% पे आए हैं, लेकिन याद है कि ये हमारे अनुमान से कुछ कम है और मुनाफा भी करीब 13% से बढ़ा है। ये 99 करोड़ से बढ़ के ये 111 करोड़ पे आया है, हालांकि ये हमारे अनुमान से काफी कम है। पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर रडार पर रखेगा। आरबीआई के मुताबिक एफआईआईज अब लगभग 30% का निवेश कर सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी में। फिलहाल एफआई की होल्डिंग कंपनी में 22.45% पर है, तो इस खबर का असर इस शेयर पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं सभी पावर कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा, टाटा पावर, पीएससी, आरईसी, क्योंकि कल कैबिनेट की एक बैठक है जहां पे इन जो डिस्कॉम्स है उन पे जो कर्ज है उन्हें कर्ज मुक्त कराने के लिए या फिर उनके कर्ज को कैसे कम किया जाए, इस पे एक फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक पे भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाना चाहती है। फिलहाल सरकार की जो हिस्सेदारी 75% से ज्यादा है, घटाकर 50% से कम करना चाहती है और इसके लिए 3 विकल्पों पर ही सरकार विचार कर रही है। और सबसे आखिरी में मारुति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अशोक लेलैंड जैसे काउंट आपके रडार पे होने चाहिए, क्योंकि एमएससीआई में ये जो कंपनीज है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में उनका इंक्लूजन हो सकता है। 12 नवंबर को एक बैठक है जिसमें इनका इंक्लूजन हो सकता है, तो ये सभी काउंटर जो है वो आपके रडार पे होने चाहिए। इन सभी स्टॉक्स पर आज आप नजर रखिए जरूर। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सातपुते बताएंगे तकनीकी तौर पर बाजार की स्थिति कैसी दिख रही है, आज क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा केआर चोकसी इन्वेस्टमेंट्स के देवेंद्र चोकसी बताएंगे फंडामेंटली बाजार कितना मजबूत है। ब्रेक के बाद और आज है दुनिया भर के बाजारों के संकेत मजबूती का। देख लेते कौन से हैं वो बड़े सवाल जिन पर होनी चाहिए नजर हमारे सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की। ये सारे सवाल लेकर हमारे साथ है हर्षदा, बताइए। शुक्रिया अनिल। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की तेजी बनती हुई दिखाई दी है, जिस तरह से हैंगसेंग जैसे मार्केट्स अच्छी तेजी में है, उसका कितना फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा, ये पहला सवाल रहेगा। कितनी जोरदार तेजी के साथ हमारी शुरुआत होगी। वहीं वायदे में हमने देखा है एफआईआईज की जो बिकवाली है वो कुछ थमती हुई दिखाई दी। उन्होंने मंदी की पोजीशंस लेने पर लगाम लगाई है, तो इसका कितना फायदा आज ट्रेड को मिलेगा और क्या ऐसे माहौल में फिर 8100 के ऊपर हम निफ्टी को टिकता देखेंगे। साथ ही रिजल्ट्स कई सारे देखने को मिले। टेक महिंद्रा डॉलर रेवेन्यू इन लाइन आया है, वैसे अच्छी तिमाही रही है। डीएलएफ के तिमाही नतीजे अच्छे रहे हैं। पावर ग्रिड ने भी उम्मीद पर ही नतीजों को पेश किया है। तो इन शानदार नंबर्स के बाद आज कितना चढ़ सकते हैं ये शेयर, ये भी एक सवाल है। रिटेल निवेशकों के फेवरेट स्टॉक्स में बाटा इंडिया, अशोक लेलैंड की नतीजे आएंगे, जहां पर अशोक लेलैंड के लिए अनुमान यही है कि एक बंपर तिमाही निकल कर आ सकती है। तो क्या स्टॉक में आज खुलते ही तेजी कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ कच्चा तेल भी रहेगा रेडार पर, क्योंकि अच्छा उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड जो है वो $50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका क्या होगा असर और किन स्टॉक्स में फिर तेजी का कर सकते हैं आप ट्रेड। तो ये सारे सवाल इनके जवाब लेने की करते हैं कोशिश। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए। मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सातपुते हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में इस वक्त, और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति बताने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी हैं हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार राजेश, क्या है सिचुएशन चार्ट्स की? कल मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या करना चाहते बाजार, ये समझ में नहीं आ रहा। 6 दिनों की अच्छी कमजोरी के बाद आज तो जबरदस्त तेजी के संकेत हैं। पक्का खुलेंगे गैप से 8100 के ऊपर भी। अब ये बताएं 8100 125 की रेंज में खुले तब क्या करना है? ओके अनिल जी, निफ्टी में जो करेक्शन हमने देखा 8350 से लेके 7980 7970, एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, मैं थोड़ा ओवरव्यू लेता हूँ चार्ट का। एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, जो प्राइस पैटर्न दिखता है दैट इज द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका नेकलाइन सपोर्ट बनता था 7980 का। 7980 और जो प्राइस पैटर्न है उसका जो टारगेट बनता है वो रफली है 8550। जो इंटरमीडिएट बैरियर है वो 8330 के आसपास है। 8400 मैक्स एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। यहाँ पे अगर
हम लोग जो सपोर्ट देखते थे वो था 82.20। तो मुझे लगता है कि अगर आज बाजार भी गैप से खुलता है तो ऑब्वियसली गैप से खुलने के बाद मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी एकदम से बाइंग इमर्ज हो जाएगी, क्योंकि वी आर जो एक्सपायरी है वो फ्रेश है, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इतना बहुत बड़ा उसमें एक स्पर्ट नहीं दिखेगा, गैप अप होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट विल बी अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। सामने 8,200 के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है एज इट जो अभी दिखता है फिलहाल के लिए। 8,200 के ऊपर जाना मुश्किल है, लेकिन क्या 8,100 से 8,200 की ये 100 पॉइंट की तेजी खेली जा सकती है? आराम से, ये तो मिलेगी ना आराम से। लेकिन अनिल जी, बाजार की फितरत है, गैप डाउन होता है तो रिकवर करता है, गैप अप होता है तो गैप भरता है। तो अगर सुबह 70 पॉइंट गैप खुलेगा तो बाजार की दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि वो गैप भरने के लिए वो जो 70 पॉइंट है उसके लिए बाजार फिर से एक बार नीचे आएगा। सो अगर गैप से खुलता है, आपको नहीं लगता कल भर गया 8,100 से 8,050 फिर 8,030 किया, 70 पॉइंट का गैप तो कल ही भरा है तो आज अगर 8,100 का आज मतलब वो नहीं अनिल जी, गैप हम क्या देखेंगे, 8060 का कल का क्लोज है और आज 70 पॉइंट से ऊपर होता है तो वो 81 के ऊपर खुलेगा, 8120, 8130। तो ये तो गैप हो गया ना। तो ये गैप, अगर ये छोटा भी गैप है, आजकल हम लोग देख रहे हैं चार्टिकली कि छोटा भी गैप होता है तो वो भरने के लिए बहुत मारामारी होती है। मैं ये उम्मीद करता हूँ 8,100 तक का गैप भर देगा, 8,100 से नीचे का भर गया है तो चलिए देखते हैं आज मजबूती कितनी होती है। लेकिन सुमित, आप कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को? गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले अनिल जी, जहां तक निफ्टी का सवाल है, डेटा भी यही शो कर रहा है कि 8,000 के आसपास पे इसमें मेजर ओवाई है और ऊपर में 8,100, 8,200, 8,300 इन सब पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और जैसे ही ये एक एक पड़ाव पार करेगा तो नए नए पड़ाव के लिए ओपन होते जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि गैप अप ओपनिंग 70 से 80 पॉइंट की तो जो दिख रहा है वो तो होने ही वाली है। उसके बाद जैसे अभी आपने कहा कि कल ऑलरेडी हमको ऊपर से नीचे देखने को मिल चुका है मार्केट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट जब गैप अप खुलेगा उसके बाद ये वहीं सस्टेन करेगा और वहीं से और कंटिन्यू रैली करेगा। यानी कि अगर 8,120 के आसपास खुलता है तो इंट्राडे में मुझे ऐसा लगता है कि 8,150 से 8,175 तक जा सकता है। इंट्राडे का पड़ाव यहाँ पे एक बार रुक जाना चाहिए और इसी हफ्ते में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर ग्लोबल मार्केट्स ने अगर हमको सपोर्ट किया और ग्लोबल मार्केट्स में कंटिन्यू रही तेजी तो शायद अगले नेक्स्ट 2 दिनों के अंदर हमको 8,250 से 300 के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से 8,100 के ऊपर जाने के बाद 8,080 बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बन जाएगा लॉन्ग करने के लिए और ऊपर में इंट्राडे में टारगेट 8,150, 175 तक के बन सकते हैं और अगले 2 से 3 दिनों के लिए 8,250 से 300 के टारगेट बनेंगे। तो निफ्टी में तेजी करके चलना चाहिए। चलिए, तेजी की पोजीशन 8,200 तक की तैयारी तो हो रही है, लेकिन राजेश, ऐसे में क्या बैंक निफ्टी से भी उसी तरह का दमदार प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि कल जहां पर बाजार थोड़े से 8,060 पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, बैंक निफ्टी हल्की सी गिरावट दिखाया बंद होते होते। तो क्या आज यहाँ पर कुछ रिकवरी के साइंस है या फिर पूरा जो ट्रेड होगा वो फोकस सिर्फ निफ्टी पर ही रखें आप? इट्स बेटर अगर आप निफ्टी पर ही पूरा अपना फोकस रखें, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट यही बताता है कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है। टेक्निकली यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो प्राइस फॉर्मेशन है दैट इज राइजिंग वेज फॉर्मेशन विच इज ए बेरिश फॉर्मेशन। अपसाइड में इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो 17,600, यानी ये पकड़ के चलिए जब तक बैंक निफ्टी 17,600 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। तो अगर आज बाजार भी ऊपर खुलता है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट पक्का ऊपर खुलेगा, लेकिन मोमेंटम जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं होगा, ऐसा मुझे चार्टिकली लगता है। सो बैंक निफ्टी अगर खेलना है तो मैं शॉर्ट की तरफ खेलूंगा और निफ्टी अगर खेलना है तो मैं लॉन्ग की तरफ खेलूंगा। ये बाजार का सिनारियो है। अगर 17,600 रेजिस्टेंस पकड़ के चलते हैं तो 17,200 का इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन वो टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी में तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन मैं वैसे चार्ट्स देखता नहीं, एक्चुअली देखता क्या नहीं, मुझे देखना आता नहीं है राजेश, लेकिन मेरे और आपके लेवल का मैच हो गया पूरे। मेरा भी यही मानना है कि 17,200 17,200 के नीचे जाएगा। कितने मिलते जुलते हैं बिल्कुल। लेकिन मैंने तो खाली प्राइस पैटर्न देखा है कि किस तरह से पिछले 5-7 दिनों में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आप क्या राय रखते हैं बैंक निफ्टी पर? फिर सुमित, वैसी सिचुएशन आपको भी दिख रही है कि निफ्टी ज्यादा मजबूत है, बैंक निफ्टी कम मजबूत है, क्या ऐसा ही ट्रेड दिख रहा है? और आप वायदा कारोबार में कोई पेयर ट्रेड बनाएंगे क्या? एक शॉर्ट करें दूसरा लॉन्ग करें तो हेजिंग की हेजिंग हो जाए और अगर ट्रेड सही पड़े तो मुनाफा भी बने। देखिए अनिल जी, कुछ हद तक लेवल्स तक जहां तक जाएंगे वहां तक एकदम मैच बैठ रहा है। आपका, मेरा, राजेश जी का, सबके लेवल्स एकदम मैच बैठ रहे हैं। और ये डर की बात है एक्चुअली, जब सबके लेवल्स मैच हो रहा है तो बाजार थोड़ा चक्कर देता है, तब पता नहीं किसके गलत पड़ेंगे। देखिए, हो सकता है कि बाजार थोड़ा उल्टा चल जाए, या ये भी हो सकता है कि जब सब लोग अगर एक ही व्यू पे चल रहे हो तो शायद मार्केट स्पीड से उस लेवल को क्रॉस करे और बड़ी तेजी आ जाए। दोनों सिनेरियो है।
तो जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है अनिल जी, बैंक निफ्टी में देखिए पेयर ट्रेड नहीं बिठाना चाहूंगा मैं, क्योंकि मुझे दोनों में तेजी लग रही है और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी मार्केट्स को लीड करेगा। बैंक निफ्टी में हमको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 17,500-600 जैसे आप लोगों ने कहा वो एक मेजर बैरियर है। जैसे ही 17,500-600 ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक शार्प अपवर्ड रैली देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमको 18,200 18,300 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएटली जो सपोर्ट बन रहा है, जैसे आप लोगों ने कहा 17,200 और 17,000, ये मेजर सपोर्ट बन रहा है। ये जब तक बैंक निफ्टी तोड़ेगा नहीं, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में सेल में नहीं रहना चाहिए, डिप्स में बाय में रहना चाहिए या सीएमपी पे बाय कर लेना चाहिए। और 17,500-600 जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमको इसमें एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी और एक फ्रेश तेजी भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 18,200-300 के टारगेट्स ड्यू है बैंक निफ्टी में और बैंकिंग के सारे स्टॉक इतने ज्यादा ओवरसोल्ड है कि अब नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है और यहां से एक तेजी आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कुछ स्टॉक्स में हमको वो देखने को मिल चुका है पिछले कुछ दिनों में, और आने वाले दिनों में हमको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी से रिलेटेड मोस्टली स्टॉक्स में ये हमको देखने को मिलेगा। तो मेरा रुझान निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी का है। मैं दोनों में तेजी करके चलना ज्यादा पसंद करूंगा। सुमित कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी तेजी है और यहाँ पर निफ्टी में भी आप तेजी करें, तो आज मूड पूरी तरह से तेजी का बनता हुआ। एक बार फिर SGX निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा तेजी के साथ ट्रेड्स खुले हैं। 8,100 के ऊपर आसानी से कारोबार हो रहा है, लगभग 8,144-42 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, कुछ और स्टॉक्स रहेंगे रेडार पर और फंडामेंटल जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे देवेंद्र चोकसी सिक्योरिटीज के KKR चोकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चोकसी इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। राजेश सातपुते और साथ ही सुमित बगड़िया दोनों हमारे साथ हैं। नतीजों पर अब डालते हैं नजर। टेक महिंद्रा कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे उम्मीद के मुताबिक है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत दमदार नतीजे आए हों, लेकिन उत्साहजनक लग नहीं रहा। हाँ, कोई मैं देख रही थी, अगर वो सत्यम वाला अमाउंट आप हटा दे 165 करोड़ का, उसके बाद 602 करोड़ का प्रॉफिट आया है। लेकिन एक चीज जो हर्षा खास दिख रही है नतीजों में, कहीं कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री ये संकेत दे रही कि शायद टेक महिंद्रा के लिए जो सबसे बुरा वक्त था वो खत्म हो रहा है, खासतौर से टेलीकॉम बिजनेस का। एग्जैक्टली। तो अब बाजार नतीजों पर देखेगा कि पिछले 2 क्वार्टर के खराब थे, ये ठीक ठाक से आए उम्मीद के मुताबिक, या अब आगे मैनेजमेंट पर भरोसा करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो लग ऐसा रहा है शायद आगे की तरफ हम देखें। बाजार की सिचुएशन वैसी होती है, जनरली हम फ्यूचर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये बताए सुमित कि टेक महिंद्रा में क्या तेजी का सौदा लिया जा सकता है? अनिल जी, लिया जा सकता है। टेक महिंद्रा हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक। इसके अंदर कल ओपन इंटरेस्ट चेंज भी देखा गया हुआ है, 3% से ओपन इंटरेस्ट फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप देखे गए हैं टेक महिंद्रा के अंदर। और जहां तक इस स्टॉक को देखेंगे, इस स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेट कर दिया है। सारे इसके अंदर जो बुरी न्यूज थी उसको भी डिस्काउंट करके और पिछले 2 से 3 महीनों में जो इसने कंसोलिडेशन दिखाया है, अब इस कंसोलिडेशन के फाइनल लेवल पे आ चुका है। ये मेरे को ब्रेक लेवल पे, यहां से इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया 575 का लेवल्स, 556 के आसपास कल की क्लोजिंग है, 570-75 के लेवल्स अगर इसने ब्रेक कर दिए तो उसके बाद टेक महिंद्रा के अंदर मंदी खत्म हो जाएगी, ये तो श्योर है। और यहां से तेजी कितनी देखने को मिलेगी? 650 से 660 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर। सो ओवरऑल 550-560 के लेवल्स के आसपास टेक महिंद्रा एक अच्छा बाय बन रहा है। 570-575 ब्रेक लेवल होगा, ब्रेकआउट देने के बाद क्लोज दे दिया तो 625 से 650 के टारगेट बनेंगे टेक महिंद्रा के अंदर। और ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 530 का, और पोजिशनली जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 501 या 500 के आसपास। यानी पोजिशनल स्टॉप लॉस 500 और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 530 के आसपास या 535 रख लीजिए तो भी चलेगा। और ऊपर में टारगेट 575 और उसके बाद 625। चलिए, तो यहाँ पर 625 की तैयारी साफ तौर से दिख रही है टेक महिंद्रा में। आज ये शेयर लीड कर सकता है तेजी को। लेकिन DLF और इन नतीजों में अगर आप सिर्फ नंबर्स पर ही नजर डालें तो मुनाफा देखेंगे 20% बढ़ा है। रेवेन्यू हालांकि जैसे अनुमान था थोड़े बहुत दबाव में रहेगा, 7.5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इन नंबर्स में अनिल मैं देख रही थी कि इंटरेस्ट कॉस्ट मल्टी क्वार्टर हाई पर है, इसका भी अनुमान था। कंपनी लगातार कह रही कि डेट को कम करेंगे। इस तिमाही में हमने देखा वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नंबर को कैसे पढ़े, ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या आप उस डेट के फिगर को लेकर
इधर और बिकवाली करेंगे या फिर मुनाफे में जो थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी ज्यादा बिक्री नहीं हुई है, उस पर बाजार में तेजी आई? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मुनाफे से फर्क पड़ना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल आंकड़े देखने तो ये देखना है कि सेल्स बढ़ रही है या नहीं, वो नहीं बढ़ रही। और वो दिक्कत डीएलएफ की सबसे ज्यादा है। आप ओबेरॉय रियल्टी के केस में देखें या दूसरी कंपनी में देखें तो कम से कम सेल्स तो बढ़ रही है, यहाँ पर तो सेल्स भी नहीं बढ़ रही। डीएलएफ के पास वैसे भी इन्वेंट्री पहले की पड़ी हुई, नए उन्होंने प्रोजेक्ट्स लाए नहीं है जिसमें वो कहां से करेंगे इतना कर्ज? अगर 25,000 करोड़ का कर्ज है और डीएलएफ के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार जो देखता हुआ कि कितना कर्ज कम कर सकते हैं। अगर इस तिमाही में कर्ज कम करने के बजाय 1,000 करोड़ से बड़ा है तो फिर मुझे लगता है कि बाजार के लिए थोड़ा निराश होने वाली बात है कि कर्ज कम करने का। अच्छा, आप देखिए हर 7 दिन में आपको एक खबर आएगी कोई न कोई डीएलएफ से रिलेटेड, ये कर्ज कम करने की योजना है। वो योजना कैसे होती है? हाँ, वो 2 साल में 3 साल में कर्ज कम करे। तो ये सुन के लोग थक गए कि 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे कब? तो हो नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है उस लिहाज से डीएलएफ में वो मजा नहीं है। क्या कह रहे हैं चार्ट से राजेश डीएलएफ के? अनिल जी, इनफैक्ट डीएलएफ में एक मोमेंटम हमने देखा रफली 92 93 से लेके हमने एक स्पॉट देखा। बहुत सारे उसमें रूमर्स भी आ रहे थे कि डीएलएफ में बाइंग हो रहा है ये, बट टेक्निकली मुझे डीएलएफ कभी कंफर्टेबल नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। और इनफैक्ट अभी ऐसा लगता है कि 125 126 पे बैरियर रहेगा, सप्लाई जोन है वो। और इनफैक्ट मुझे चार्टिकली लगता है कि इसमें एक क्रैक आएगा जो इसको फिर से एक बार 92 95 का जो इसका रिसेंट लो था वो एक बार रिटेस्ट कर सकता है। जो चार्टिकल पैटर्न भी है वो पैटर्न भी वही इंडिकेट करता है। सो इट्स अ वीक काउंटर फॉर मी। चलिए, कमजोर है काउंटर, चार्ट्स पर यही संकेत है। और आज नतीजों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसका कुछ असर देखने को मिलेगा क्योंकि कर्ज लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, जहां पर उनकी कोशिश है और वो बयान देते रहते हैं कि कर्ज कम करने की भरपूर कोशिश हो रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कई और ऐसी कंपनियां हैं जिसके नतीजों पर बाजार आज रिएक्ट करेगा। पावर ग्रिड काफी शानदार तिमाही रही, क्या करें आप? इसके अलावा अशोक लेलैंड, बाटा नतीजों से पहले क्या रणनीति हो, इस सब पर करेंगे चर्चा। लेंगे एक ब्रेक, प्री ओपन सेशन की शुरुआत होगी इस ब्रेक के बाद, तो लेकर आएंगे पहला सौदा। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हम चर्चा कर रहे हैं आज के बाजार में कैसा आपका शुरुआती ट्रेड होना चाहिए। राजेश सातपुते और साथ ही सुमित बगड़िया हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि क्या आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस होनी चाहिए। कई ऐसे शेयर हैं जिस पर आज असर देखने को मिलेगा अच्छे नतीजों का। हमने बात की टेक महिंद्रा, डीएलएफ की, लेकिन पावर ग्रिड ये एक परफॉर्मेंस है जहां पर हमने देखा है फिर बाजार खुश होगा। दूसरी तिमाही काफी शानदार रही है, आय में करीब 17% से ज्यादा का इजाफा, मुनाफा देखिए 20% से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। ट्रांसमिशन रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और उसका भरपूर फायदा शायद स्टॉक में आएगा। लेकिन राजेश, दिक्कत यही है कि इन पावर कंपनियों में लास्ट में ही लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए। अब क्या चार्ट पर आज कुछ स्पाइक आने की अनुमान है? ऐसे में ट्रेड के लिए एक्टिव प्ले रहेगा या फिर आज अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद ही लें? नहीं हर्षिदा, मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म सुस्त है। सब सुस्त है और वो मोमेंटम है। अगर मोमेंटम ठीक है तो आप देखोगे कि आरईसी जैसा शेयर 100 रुपए का रैली दे देगा, सीएससी दे देगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं होता। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इट्स अ मोमेंटम काउंटर। अगर मोमेंटम में है तो आप उसमें ट्रेड करिए, तो एक स्टॉप लॉस लगा के। दैट इज व्हाट वी सजेस्ट। अगर पावर ग्रिड की यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है 132 34 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। चार्टिकली वीक है, प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि ये 126 के नीचे एक बार डेफिनेटली जाएगा। सो इट्स अ सेल ऑन राइज काउंटर रादर देन बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी। ये पावर शेयरों पर ही राय लेना चाहता हूं सुमित आपसे। वायदा कारोबार के जो खिलाड़ी पीएफसी, आरईसी, इसके अलावा जो पावर कंपनियां टाटा पावर, रिलायंस पावर, अदानी वगैरह, जो भी कल ये एक एक्शन हो सकता है। बोलने के जो सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इनके लोन्स को रिस्ट्रक्चर करने के लिए शायद मीटिंग हो सकती है। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये मीटिंग है। ऐसे संकेत हैं। लेकिन कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि इनके लोन्स को लेकर अब सरकार काफी सीरियस हो रही है, इस पर कुछ न कुछ काम होगा। अब ये कल होता है या कुछ आगे चल के होता है वो देखने वाली बात है। पीएफसी, आरईसी में देख रहा था कल काफी मजबूती के साथ बंद हुए। अब ये उम्मीदें हैं कि कल मीटिंग हो जाए अगर कैबिनेट की, तो फिर बताएं कि क्या खरीदारी का मौका है और यदि है तो फिर आप क्या खरीदेंगे? पीएफसी, आरईसी जैसे शेयर खरीदेंगे या पावर कंपनी? देखिए अनिल जी, सब कुछ डिपेंड करता है कि कैबिनेट में क्या इसका रिजल्ट आता है और वो लोग इस पे किस तरह का पैकेज पास आउट करते हैं, इसके ऊपर क्या रिफॉर्म्स आते हैं। अगर कुछ भी रिफॉर्म्स पॉजिटिव आए तो नो डाउट पावर सेक्टर ने पिछले सालों में परफॉर्म नहीं किया है, एक परफॉर्मेंस जरूर आएगी और उसका एक नीडेड फॉलो अप रिएक्शन हमको जरूर देखने को मिलेगा।
फिलहाल जब तक वो न्यूज नहीं आती तब तक अगर हम स्टॉक्स में देखें तो किसी भी स्टॉक्स में ऐसा कोई बड़ा दम या बड़ी तेजी वाली न्यूज नहीं समझ में आती है। चार्ट्स को भी अगर देखेंगे और डेटास को भी अगर देखेंगे तो कोई बड़ा मूव नहीं समझ में आ रहा है। बट प्योरली फॉर ट्रेडिंग के लिहाज से देखेंगे तो आरईसी जो स्टॉक है पिछले बहुत दिनों से इसके अंदर करेक्शन दी है और कल इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले हैं। आरईसी के अंदर कल लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है आरईसी के अंदर और ऑलमोस्ट 3% से इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग के बाद ये शॉर्ट कवरिंग आज और कंटिन्यू हो सकती है और इसके अंदर ये शॉर्ट कवरिंग में 265 267 तक के लेवल्स तक जा सकता है। अगर इसने 265 का लेवल ब्रेक किया तो शायद पॉसिबिलिटी है 290 तक का लेवल्स जाने के लिए। उसके लिए हमको स्टॉक के लिए न्यूज भी चाहिएगी। अगर वो कैबिनेट से रिलेटेड न्यूज आ गई तो फिर ये स्टॉक वहां तक चला जाएगा, नहीं तो फिर ये इमीडिएटली 265 266 तक ही जाएगा। नीचे में इसका सपोर्ट बन रहा है 245 247। तो इस रेंज के बीच में अगर नीचे मिल जाता है 2-3 रुपए तो स्टॉप लॉस से आरईसी के अंदर ट्रेड कर सकता है। बाकी पावर रिलेटेड कोई भी स्टॉक में ऐसी कोई बड़ी तेजी फिलहाल नहीं समझ में आ रही है। चलिए तो इन सारे शेयरों पर रखें। आज नजर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे आपको कैसी होगी शुरुआत भारतीय बाजारों की। एसजेएक्स निफ्टी 65 अंक ऊपर है। एशियाई बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल है, शानदार तेजी हो रही है एशियाई बाजारों में, खासतौर से हांगकांग और जापान के बाजारों में। ब्रेक के बाद पहला सौदा, बने रहिए हमारे साथ।